हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने नीट के सिलेबस को देखा था और उस दिन मैंने बोला भी था कि हम लोग 12th के सिलेबस को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और आज इस कड़ी में ये पहला वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें जो मेन दो बात है कि इलेक्ट्रो यानी कि एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक एंड चार्ज, and the thing which is going to be static means stationary। तो मेनली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो और इसके बाद जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होता है उसमें हम लोग करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो करंट में क्या होता है, चार्ज मूव करता है, तो वो हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज स्टेशनरी रहता है। तो आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। Electrostatic is the branch of physics in which we study about स्टेशनरी चार्ज। तो इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे तो हमारा चार्ज मूव नहीं करेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो आइए, चूँकि चार्ज के बारे में पढ़ना है तो हम लोग चार्ज का डिफिनेशन देखते हैं। अब चूँकि चार्ज क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। तो जिस तरह से मास को डिफाइन करना कठिन है, उसी तरह से चार्ज को डिफाइन करना भी कठिन है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो चार्ज के बारे में क्या कहते हैं कि चार्ज इज द property of matter which causes it to experience a force when placed in electromagnetic field। तो चार्ज क्या है, किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज क्या है, किसी भी मैटर का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर उस मैटर को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो यह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। तो इसका यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, और इसको हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। अब कूलम्ब को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, अगर किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और वो 1 सेकेंड तक फॉलो करता है, तो उस चार्ज से जो उस वायर से जो चार्ज फॉलो करेगा उसका अमाउंट 1 कूलम्ब होगा। तो इसको इस तरह से फॉलो डिफाइन करेंगे। 1 कूलम्ब is the charge flowing through a wire in 1 second if
the electric current in it is 1 एम्पियर। अगर किसी इलेक्ट्रिक वायर में 1 एम्पियर का करंट है तो 1 सेकेंड में उससे जो चार्ज फॉलो करेगा उसी को 1 कूलम कहते हैं। तो चार्ज हो गया। चार्ज कैसा यूनिट होता है? कूलम। अब 1 कूलम क्या होता है? किसी भी ऐसे वायर से जिसमें 1 एम्पियर का करंट फॉलो हो रहा हो तो 1 सेकेंड में जो चार्ज फॉलो करेगा उसी को हम लोग 1 कूलम बोलते हैं। तो देखिए चार्ज का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? तो जिस तरह से मास किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है उसी तरह से चार्ज भी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज इज कंजर्व। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। मीन्स ना तो ये चार्ज बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ऑब्वियसली जब सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसमें कहीं से भी कोई चार्ज ना आ सकता और ना ही जा सकता है, तो इस केस में चार्ज क्या होगा? कंजर्व होगा। दूसरा होता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। कहने का मतलब कि चार्ज कभी भी जो इसका बेसिक यूनिट है उसका हाफ या 1/4 नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। जब भी होगा ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1, 2, 3 जो इसका बेसिक यूनिट है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि नेचर में चार्ज केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता है। अगर कोई और चार्ज कैरी करता है तो उसका अमाउंट इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस ही होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है। अब मान के चलते हैं कि किसी मैटर में N1 इलेक्ट्रॉन है और N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो उसमें चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? N1 E माइनस N2 E। अब ये N1 और N2 चूँकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आधा पॉसिबल नहीं हो सकता है, कहीं पर भी आधा प्रोटॉन या आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि N1 और N2 क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगा। और जब इसको हम आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? N1 माइनस N2 इंटू ई। यानी कि किसी भी N1 माइनस N2 इंटू ई होगा। और ये N1 भी इंटीजर है और N2 भी इंटीजर है। जब किसी भी एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो उस केस में जो हमारा रिजल्ट होगा वो इंटीजर ही होगा। इसको हम एक नया इंटीजर मान सकते हैं। तो चार्ज क्या होगा? हमेशा ई का जो मल्टीपल होगा ये जो क्वांटिटी होगा ये हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। और इसीलिए चार्ज को क्या बोलते हैं? कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो चार्ज का 2 प्रॉपर्टी होता है, ये कंजर्व होता है और क्वांटाइज्ड होता है। अब फिर बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है ये है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ हमको बताता है दो पॉइंट चार्ज के बारे में। 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ मेनली क्या शो करता है? अगर 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है और एक पॉइंट चार्ज यहाँ है। मान लेते हैं कि इस पे Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या देता है? फोर्स देता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, the
magnitude of the electrostatic force between two-point charge is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है, जो फोर्स होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इस दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, और जब कांस्टेंट होता है यहाँ पर ये क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कूलम्ब्स लॉ से हमें क्या प्राप्त होता है, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है ये हमें कूलम्ब्स लॉ से प्राप्त होता है। अब जो 1/4πε0 का वैल्यू है ये कितना होता है 8.98 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसको हम लोग हमेशा 9 × 10⁹ ही यूज करते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये 1/4πε0 का वैल्यू होता है। तो ये हो गया। तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब जो मैग्नीट्यूड है तो अब चूँकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक पोजीशन वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो अगर हमको फोर्स F निकालना है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। और डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकालते हैं, Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू ये हो जाएगा RQ इंटू R। तो ये हमारा, अब यहाँ पर R क्या है, पोजीशन वेक्टर है। R क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, जिस पर फोर्स लग रहा है। तो R क्या है, R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ the force experiencing चार्ज। जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स एक्सर्टिंग चार्ज। जो फोर्स एक्सर्टिंग चार्ज है उसके रिस्पेक्ट में फोर्स एक्सपीरियंसिंग वेक्टर का ये पोजीशन वेक्टर है। तो ये था कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए कूलम्ब्स लॉ से जिस तरह से मास के कारण हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े थे, मास के कारण
भी फोर्स लगता है, और वो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से चार्ज के कारण भी फोर्स लगता है। जो चार्ज के कारण जो फोर्स होता है और मास के कारण फोर्स होता है, ये अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसमें बहुत सारा सिमिलरिटी होता है। ये इस फोर्स में भी होता है के m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे m1 m2 आर क्या है, m1 क्या है, एक मास है, और m2 क्या है, एक दूसरा मास है जो कि r डिस्टेंस पर रखा हो। तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा, के m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली जब चार्ज के केस में हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स क्या होता है, के q1 q2 बाई आर स्क्वायर। और हमारा यहाँ पर q1 q2 क्या है, q1 एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, q2 एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और ये r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ये फोर्स दोनों ही लगभग सिमिलर दिखता है, लेकिन इसमें एक बेसिक डिफरेंस है। ये फोर्स जो होता है, मास के कारण जो फोर्स होता है, ये केवल अट्रैक्टिव हो सकता है, ये केवल अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन ये अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा। अगर प्लस चार्ज है, ये एक दूसरे को, मैग्नीट्यूड यही रहेगा लेकिन ये रिपेल करेगा। और अगर डिफरेंट चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर फिर ये माइनस माइनस भी सेम चार्ज है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। अब इसके साथ ही इस चैप्टर में जो इस टॉपिक में है, इसको हम लोग फिर आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन दे दें, कोशिश करिए कि इसी पर बेस्ड है इसको बनाने का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अभी तक जो इस चैप्टर में हम लोग देखे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में देखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। और चार्ज क्या है, मास किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम क्या पढ़े कि ये मेनली हमको बताता है कि जब दो पॉइंट चार्ज को हम आर डिस्टेंस पर रखेंगे और दोनों के बीच में, दोनों का अगर चार्ज q1 और q2 हो तो उसके बीच में क्या चार्ज लगेगा, क्या फोर्स लगेगा। तो देखिए दो क्वेश्चन है, इसको कोशिश करिएगा बनाने का, और अगर बन जाता है तो कमेंट में आंसर करिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एट व्हाट सेपरेशन शुड टू equal charges one coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of 50 kg/. तो ये एक सवाल है, अगर बन जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिए इसका जो आंसर है। और एक दूसरा सवाल है, सेम है, इसमें डिस्टेंस निकालना। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें है टू इक्वल चार्जेज आर placed at a separation of 1 meter. What should be the magnitude of the charges
charges so that the force between them equals the weight of 50 kg पर्सन। तो ये दो क्वेश्चन है, बनाइए और अगर बन जाता है तो कमेंट में आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और भी अच्छा हो, और जो क्लासेस हो जितना अच्छा हो सके करने का। आप लोग भी इसको शेयर करिए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि इस काम को और अच्छे से किया जा सके। थैंक यू देखने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए। थैंक यू।